Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hi, I'm Darshan Sharma and I'm completed my masters in physics at Sri Shivaji Science College Amravati. And in this PPT or this lecture we are discussed about the gravitation is the basic unit for a 12th standard student as well as the 10th standard student also. The points are the discussions are the gravitation, circular motion and centripetal force, the Kepler's law, Newton universal law of gravitation, Earth's gravitational acceleration, free fall and escape velocity. So जैसे कि हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि हम इस अभी पॉइंट में देखने क्या वाले हैं, तो जनरली हम ग्रेविटेशन के बारे में देखने वाले हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर ग्रेविटी किसने इन्वेंट की, तो वो है न्यूटन सर। तो मैं इनका एक छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि उन्होंने इन्वेंट नहीं की, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने ये अट्रैक्टिव फोर्स को इंट्रोड्यूस किया और नाम दिया ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। सो ये ग्रेविटी चीज है क्या? एक ये ऐसा फोर्स है कि जो सन अपने सेंटर में किसी को भी अट्रैक्ट करता है, अपने सेंटर की तरफ किसी को भी अट्रैक्ट करता है। जैसे कि मैग्नेट, अगर एक मैग्नेट के सामने दूसरा मैग्नेट ला दूं तो वो क्या करेगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा या साउथ पोल से साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। वो हमेशा अपोजिट पोल्स को ही अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही अर्थ का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो उसके सेंटर के तरफ ही अट्रैक्ट करेगा। अगर अर्थ के मास से कम मास है तो वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर अर्थ के मास से किसी और का मास ज्यादा हो तो वो अर्थ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये हमारे न्यूटन सर ने हमें बताया था लॉ के तौर पे। एंड दिस लॉ कॉल्ड एज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि न्यूटन सर बैठे झाड़ के नीचे। इन अ फिगर ऑन द लेफ्ट साइड शोज एन एप्पल ट्री ऑन द अर्थ। द फोर्स ऑन एन एप्पल ऑन द ट्री इज द डाउनवर्ड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। और अगर कोई एप्पल गिर रहा है इसके नीचे तो सर ने देखा कि हर एक एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है। अब ये तो छोटे बच्चों की जैसी स्टोरी होगी, बट अगर एज ए फिजिसिस्ट और एज ए साइंस स्टूडेंट हम देखें तो ये फोर्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि वो फोर्स ऐसा फोर्स है कि जो एज ए इन ए सेंटर अर्थ के सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट कर रहा है। और इसी की बदौलत हमारा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं, अपना जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, वो हमारे अर्थ के इधर उधर घूमते रहता है, हमारे अर्थ के आजू बाजू घूमते रहता है। ओके, अर्थ के ऑर्बिट में घूमता है। ओके, सो इट्स ऑल्सो ड्यू टू अ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर मून दिखाई दे रहा है और ये इसका भी ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ ही है। और यहाँ पर एक कंसिडर करना कि हमारी जो अर्थ है वो स्पेरिकल नहीं है, वो थोड़ी सी ऐसी इलिप्टिकल है, मतलब ऐसे थोड़ी सी अंडाकृति की जैसी है। तो इसी की वजह से इक्वेटर्स और अल्टीट्यूड्स और लैटिट्यूड ऐसे बने हैं अर्थ के ऊपर। मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहां पर कि अलग अलग पोल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो अलग अलग होगा। और वैसे ही द फोर्स ऑन ऑफ अ ग्रेविटेशन एक्ट्स ऑन एप्पल ऑन द ट्री एट अ डिफरेंट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। कैन इट आल्सो एक्ट एन ऑब्जेक्ट एट इवन अ ग्रेटर हाइट्स मच फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। अब ये अलग अलग फोर्स अलग अलग हाइट के तौर पे ही काम करेगा। अगर अर्थ की सरफेस पे से एक नॉर्मल जो ट्री होता है वहां से अगर एप्पल गिरता है तो वो बहुत स्पीड में गिरेगा। बट अगर मैं आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस चल जाओ, इतने हाइट पे चल जाओ कि जहां पर वो फोर्स फील्ड ही नहीं होगी, तो वहां से एप्पल अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वहां वो उसके फोर्स फील्ड के बाहर है। अगर कोई भी इस फोर्स फील्ड के अंदर आता है तो उसके ऊपर तभी ग्रेविटी क्या होती है, एक्ट होती है। सो हमने इसके अंदर देखा। सो एक बेसिक सा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अलग अलग प्लैनेट पे कैसे कैसे ग्रेविटी एक्ट करेगी। जैसे कि सन, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मून, मार्स, सीरियस, जुपिटर, उसके बाद में सैटर्न, यूरेनियस, नेपच्यून एंड प्लूटो। अब इसके ऊपर देखो, अब ये जितने भी बॉल्स गिर रहे हैं ये एक पर्टिकुलर हाइट से गिर रहे हैं। 1 किलोमीटर बॉल्स ड्रॉप ऑन अ सोलर सिस्टम बॉडीज, इसके ऊपर गिर रहे हैं। यहाँ पर टी इज कैरी फॉर टाइम, वी इज अ वेलोसिटी एंड ग्रीन, ये जो जहां पर भी ग्रीन हो रहा है वहां पर वो फाइनल पे पहुंच जाता है। तो सरफेस लेवल ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, ये पूरी एक जो ऑब्जेक्ट के आपको सरफेस दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, ये सारों की सरफेस है। ओके, जहां पर सरफेस लाइन होगी, जहां पर प्लेनेट का सरफेस होगा तो ये उसकी लाइन है। और यहाँ पर हर एक प्लेनेट की एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी है। जैसे कि सन की है 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
मर्क्यूरी के 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बारे में वेनस की 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थ के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मून के 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मार्स के 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सीरियस की 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जुपिटर की है 24.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सैटर्न की है 10.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूरेनस की 8.9 एंड नेपच्यून की 12.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बाद में प्लूटो के 0.6। यहाँ सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सन की। तो भी हमारे हर एक प्लेनेट, हर एक ऑर्बिट में घूमते हुए जितने भी स्टार्स है, प्लैनेट्स है, उनके जो नेचुरल सैटेलाइट्स है वगैरह वगैरह, वो सारे तो भी इतनी ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होने के बावजूद भी सन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स। ये न्यूटन सर ने बोला था जब अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि हर एक वो चीज जिनको भी मास होता है वो उनके पास में खुद का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इफ टू बोथ आर attractive forces, then both are cancelled to each other. That's why we are planets around the particular orbit around the sun. ओके, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो छोटे छोटे बच्चों का आता है, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड के बच्चों का आता है, तो वो यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। सो नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सर्कुलर मोशन में लगता है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स इज सर्कुलर मोशन। अब हमने देखा था कि लीनियर मोशन, ऑस्कुलेशंस। अब ये सर्कुलर मोशन क्या है? अब ये सर्कुलर मोशन होता है कि अराउंड द सेंटर एक बॉडी का घूमना एज अ सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ये होता है सर्कुलर मोशन। इफ यू टाई द स्टोन बाय द स्ट्रिंग एंड अप्लाई द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इट, तो जितनी स्ट्रिंग की रेडियस होंगी एज अ रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, वो उतना ही सर्कल में परफॉर्म करना शुरू करेगा, उतना ही वो सर्कुलर ऑर्बिट ही दिखाएगा। सो ये सर्कुलर ऑर्बिट वो कब दिखा रहा है? जब उसपे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा है। बट हमें जब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स देखना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स द फोर्स विच इज अट्रैक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। किसको? सेंटर की जो सर्कुलर ऑर्बिट में बॉडी घूम रही है उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने वाला फोर्स जो होता है वो होता है सेंट्रीपिटल। और जो फोर्स उसको बाहर फेंकेगा, उसके ऑर्बिट से बाहर फेंकेगा, सेंटर से दूर फेंकेगा, तो वो क्या होगा? सेंटर से दूर फेंकेगा वो क्या होगा? उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। ओके, सो एक ये बेसिक सा एग्जांपल है कि यहाँ पर एक आदमी ने क्या किया, एक स्टोन को लिया, एक स्ट्रिंग से बांधा और गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गया? एक सेंट्रीफ्यूगल इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होने के बाद में एक सर्कुलर ऑर्बिट घुमा रहा है, तो मतलब सर्कुलर ऑर्बिट परफॉर्म कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर मोशन। थोड़ा बहुत थेरोटिकल देखेंगे। अ फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ द फोर्सेस आर टुवर्ड्स द सॉरी अवे फ्रॉम द सेंटर, कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब 10th के सिलेबस में तो सेंट्रीफ्यूगल है नहीं, बट 12th के सिलेबस में जरूर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। स्टोन टाइड, अब यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल बताया था वही है। द स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स अ वेलोसिटी इन अ टैंजेंशियल डायरेक्शन। अब अगर सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल की मोशन हो रहा है, अब जैसे कि लीनियर मोशन में जब होता था तो स्ट्रेट टाइड ऊपर की, उसके ऊपर का जो फोर्स हम दिखा देते हैं डाउनवर्ड mg दिखा देते, उसके स्ट्रेट में हम दिखा देते कि फ्रिक्शनल फोर्स है। तो उसी के साथ साथ में अगर सर्कुलर मोशन पे अगर कोई फोर्स अप्लाई होता है तो वो एज अ सर्कल की टेंजेंट फोर्स अप्लाई होगा। ओके, सो टेंजेंट फोर्स मतलब हम यहाँ देख रहे हैं, फिगर बी में देख रहे हैं कि अगर पॉइंट यहाँ है और यहाँ पर से अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो वो टेंजेंशियल ही उसका होगा। सो आगे बढ़ते, आगे देखते हैं आगे। द फेमस केपलर्स लॉ की जो यूनिवर्सल में एक्सेप्टेड है। अब ये जो केपलर्स लॉ है, ये 3 टाइप के केपलर्स लॉ है कि जैसे कि फर्स्ट लॉ, अब जैसे कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट था तब मैंने मतलब एक शॉर्ट नोट में लिखा था इसको कि एक तो लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड वन इज द इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसके बाद में आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस or the distance between a sun and the planet, and the t is the time duration or the periodic time to revolve to complete the one rotation. Okay, so देखते हैं धीरे धीरे। planetary motion had been observed by the astronomers since an ancient times। तो ये केपलर्स के 3 लॉ है। द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट द वन ऑफ द फोकाई। अब जो इलिप्स होता है, अब इलिप्स होता है अंडाकृति,
जैसे मराठी में अंडाकृति बोलते हैं उसको, हिंदी में भी अंडाकृति बोलते हैं उसको, इलिप्स बोलते हैं। तो इलिप्स की एक प्रॉपर्टी कि उसको दो फोकाइज होते हैं, दो फोकाइज होते हैं। अगर मैं एक फोकाई से कहाँ पर भी टेंजेंट कोई भी अंदर में उसका ड्रॉ करूँ लाइन, तो वो लाइन जाके दूसरे फोकाई को मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो ये प्रॉपर्टी थी। तो अगर ग्रेविटेशन, अगर 4 डायमेंशनल स्पेस में हम अगर कोई चीज ले, अगर ये मेरा 4 डायमेंशनल स्पेस है, अगर समझो ये मेरा 4 डायमेंशनल स्पेस है, इसके अंदर अगर मैं सन को रखता हूँ तो सन क्या करेगा, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से एक उसको नीचे धकेल लेगा। नीचे ढकेलने की वजह से वहां पर अगर कोई प्लेनेट का स्पेरिकल ऑर्बिट, अगर स्पेरिकल चीज या कोई भी ऐसी चीज जो राउंडिंग शेप में है उसको अगर मैं घुमाना शुरू करूंगा, तो वो क्या होगा, एक इलिप्स में जाना शुरू हो जाएगा। ओके, इलिप्स में जाना शुरू हो जाएगा। अब इलिप्स में अगर वो जा रहा है तो क्या हो रहा कि हर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के बाद में, मतलब हर एक टैंजेंशियल फोर्स का सेंटर ऑफ फोकाई पे ही फोकस होगा। जैसे कि सन के आजू बाजू ही वो घूमेगा। ओके, ऐसा तो नहीं है कि मैंने यहाँ से घुमाना शुरू किया, ओके, वो इधर चला गया और वापस आया ही नहीं। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी दिया हुआ है। Now we are studying the second law of the Kepler, the line joining the planet and the sun swiped out of equal area in equal interval of time. अब इसके लिए देखने हम एक डायग्राम जो कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले लॉ में बताया था कि ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमेगा, बिकॉज विद द सन एज अ फोकाई। अब देखो यहाँ पर से जहाँ पर भी घूम रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है, तो इसका फोकस कहाँ पर है, सन के ऊपर ही, ये सन की ग्रेविटी के अंदर ही घूम रहा है। ओके, अब जो मैंने सेकेंड लॉ देखा है कि सॉइट ऑफ ऑफ इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सॉइट आउट टू इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि मैं देख रहा था वो कैसा होगा कि देखो अगर यार मेरा जो ये प्लेनेट था यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो ये हर एक लाइन एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही डिस्कवर करेगा, मतलब ट्रैवल करेगा। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल कि हमारे पास में हमारी साइकिल है। जैसे कि साइकिल मतलब कैसी, विंटर है, उसके बाद में समर है, उसके बाद में रेनी सीजन है। तो ये हर एक समर विंटर सीजन जो है वो 4-4 महीनों के होता है। तो ऐसा नहीं है कि यार कि समर सीजन हो गया 5 महीने का या फिर विंटर सीजन हो गया 8 महीने का, ऐसा तो होता नहीं है। तो दैट्स व्हाई ये क्यों होता है कि ये अर्थ की, मतलब कि कोई भी प्लेनेट की रोटेशन की वजह से होता है। कि ये जितने भी, कोई भी प्लेनेट ले लो, जुपिटर ले लो, सैटर्न ले लो, कोई भी, तो ये हर एक पार्ट का इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही निकालेगा। ऐसा नहीं कि इसको यहाँ पर 1 घंटा लग गया, यहाँ पर 2 घंटे लग गए, यहाँ पर 3 घंटे लग गए, नहीं। अगर इसको यहाँ 1 घंटा लग रहा है तो यहाँ पर भी 1 घंटा लगेगा, फिर यहाँ पर भी 1 घंटा लगेगा, फिर यहाँ पर भी 1 घंटा लगेगा। वो उसके पार्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, मतलब इक्वल पार्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर्ड हो ही जाएगा। एरिया अगर हम निकाले उस सब का, तो वो पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर टाइम में ही कवर्ड हो जाएगा। तो थर्ड लॉ है द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट टू द सन। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर मेरा प्लेनेट यहाँ से रिवॉल्व होके दोबारा अगर यहाँ पर आ रहा है और मैं उस टाइम पीरियड का स्क्वायर कर लूं, और प्लैनेट से वो टाइम पीरियड का स्क्वायर मेरे को कितना मिलेगा, प्लैनेट से सन की रेडियस का क्यूब इतना होगा, उतना उसका टाइम ऑफ रोटेशन मेरे को मिलेगा। अब यहाँ से मैं कोई भी प्लैनेट का रोटेशन निकाल सकता हूँ। अगर मुझे उसका टाइम ड्यूरेशन पता चल जाता है कि इतने टाइम के बाद में ये फिर से वहां पर आएगा, तो मैं सन से अलग प्लैनेट तक का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ उसका क्यूब करके, क्यूब रूट लेके। ओके, सो दिस इज आर द 3 लॉज ऑफ द केपलर। ये बेसिकली पेपर में पूछते पूछते 2 या 3 मार्क के लिए आते हैं। विथ अ सुटेबल एग्जांपल इसको प्रूव करना पड़ता है। और फाइनल लॉ में अपने को लिखना है कि आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। तो ये एलिमिनेट होता है केपलर से, केपलर कांस्टेंट से, डिनोटेड बाय के। ये थोड़ा सा सिर्फ याद रखना, मैं मेरे पीपीटी में डालना भूल गया था। सो इसके बाद में देखते हैं कि यूनिवर्सल लॉ, जो ग्रेविटी का यूनिवर्सल लॉ है हम वो देखेंगे। अब सर ने, न्यूटन सर ने बताया था कि वह any body contain the mass having the attracting force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मेरा जो कर्सर है वो वहां पर दिखा रहा है। अब ये जो डिस्टेंस होगा ये दोनों के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का होगा। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, कोई भी क्या करता है, डायग्राम ड्रॉ करता है और वो डिस्टेंस लेता है आउटर लेयर का इसके आउटर लेयर तक, पर वो ऐसा नहीं है, वो सेंटर टू सेंटर जाता है। ओके, और ये जो फोर्स होता है ये होता है
है अट्रैक्टिव फोर्स। अब यहाँ पर जिसका मास बड़ा होगा वो अपने तरफ उस छोटे मास को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि ग्रेविटी हमारी एक्ट करती है। हमारा मास एज कंपेयर टू द अर्थ के मास के बहुत छोटा है, इसलिए हम एक स्टेबल कॉन्टिनेंट में जी रहे हैं, हम स्टेबल रहते हैं। अगर हमारा मास अर्थ की मास से ज्यादा होता तो क्या होता, हम अर्थ पे रहते हैं? नहीं, हम अर्थ पे रह ही नहीं सकते। सो थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। Every object in the universe attract the every other object with the definite force। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हर एक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसको हमको फॉर्मुलेट करना है मैथमेटिकली, इसको देखना है तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। हियर कैपिटल M डिनोट बाय द मास ऑफ द अर्थ। जो बड़ा मास होगा, जो फर्स्ट बॉडी का मास होगा, वो हमें कैपिटल M से डिनोट करना है। उसी के साथ साथ में जो स्मॉल m है वो डिनोट करेगा अनदर बॉडी का मास, और आर स्क्वायर ये डिनोट करेगा स्क्वायर, मतलब उनका डिस्टेंस, बीच में का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर भी मेरे को प्रोपोर्शनलिटी साइन एलिमिनेट करना था, तो मैंने इसको एलिमिनेट किया कैपिटल जी से, वेयर कैपिटल जी कॉल्ड एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। वैल्यू है इसकी 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर पर सेकंड। ओके, सॉरी 10 टू द पावर 11। तो इतनी इसकी वैल्यू होने के बाद में, सॉरी इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर 11 kg पर मीटर स्क्वायर, इतनी इसकी वैल्यू है। अब इतनी वैल्यू रहने के बाद में अगर कोई भी कैपिटल जी की वैल्यू को मैं डिनोट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे स्मॉल जी की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो स्मॉल, मतलब F इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर, और हम F को बहुत बार डिनोट करते हैं F इज इक्वल टू m मास इंटू एक्सेलरेशन। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर अगर मैं केस देखू, ये जो मेरी वॉच है, ओके वॉच दिख रही है, अच्छी है ना? हाँ, तो इस वॉच को अगर मैं ऊपर से नीचे गिराता हूँ तो ये वॉच आपको दिख रही है, वेट, ये वॉच ऊपर से जब मैं नीचे गिराता हूँ तो ये एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, और डिस्टेंस ट्रैवल करते करते एक इसको स्पीड भी है, स्पीड है मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन है। अब इसके ऊपर एक्सेलरेशन है, मेरी वॉच कुछ ना कुछ मास कैरी करती है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट अगर मैं ले लूँ मास और एक्सेलरेशन का, तो मुझे फोर्स मिलेगा। बट अब ये फोर्स, अब ये ऊपर से नीचे क्यों गिर रही है? बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स कॉल्ड एज द ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की वजह से गिर रही है और मास का प्रोडक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। दैट्स आई कॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सॉरी, ये मैं नहीं बोल रहा, ये न्यूटन सर ने बोला था। ओके अब ये न्यूटन सर ने बोलने के बाद में मैं F इज इक्वल टू एम ए की जगह F इज इक्वल टू एम जी लेता हूँ, स्मॉल जी। ओके, सो स्मॉल जी स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसको ही बोलता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो थोड़ा थ्योरेटिकल पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। According to Newton's second law of a motion, a force acting on a body as a result in its acceleration. Thus, the gravitational force due to the earth on a body results its acceleration. This is called the acceleration due to gravity. अब मुझे पता था कि कोई भी अगर चीज पे हम फोर्स अप्लाई करें तो वो क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मतलब कि एक्सेलरेशन परफॉर्म करती ही करती है। बट इस एक्सेलरेशन अगर अर्थ की ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस से हो, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे, जो कि स्मॉल जी से डिनोट होती है। अगर अर्थ सरफेस पे देखें तो अर्थ सरफेस पे इसकी वैल्यू होती है 9.8, जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर जब हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे तब वो एक ब्लैक स्क्रीन पे बताया था कि अलग अलग प्लेनेट की स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग थी। जैसे कि सन की 240, मुझे 240 समथिंग थी, अर्थ की 9.8, मून की 0.3 और 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसी थी, और प्लूटो की 3.6, 0.3 या 0.6 थी, ऐसा शायद था। सो स्मॉल जी को भी हम फाइंड आउट करते हैं बाय दिस फॉर्मूला। कौन से? F इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर। अब वो कैसे? मैंने पहले ही बताया कि ये भी क्या है, एक फोर्स ही है। तो ये फोर्स को मैं क्या करता हूँ, F की जगह लिख देता हूँ। क्या करता हूँ, F की जगह लिख दूंगा, जो कि m इंटू जी हो जाएगा। अब स्मॉल m और यहाँ पर भी स्मॉल m, मैं दोनों कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो मैं स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m बाय आर स्क्वायर लिख दूंगा।
ओके, सो ये वैल्यू मुझे कुछ इस तरह मिलेंगी, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। और इस फॉर्मूला से आप किसी भी प्लेनेट की अर्थ ग्रेविटी मतलब सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हो। अब वो कैसे? अब जो ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 kg पर मीटर स्क्वायर, ये हर जगह क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है। स्पेस में कहीं भी चल जाओ, कैपिटल जी की वैल्यू इतनी ही रहेगी। एम इज अ मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट। अब एम आपको प्लेनेट का मास लेना है, कि जो भी प्लेनेट पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है उस प्लेनेट का मास लेना है। और आर उसकी रेडियस लेनी है, आर स्क्वायर उसका रेडियस लेना है। अब यहाँ पर जब आप अर्थ की ग्रेविटी निकालोगे तो वो आएगी 9.77 और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। और जैसे जैसे आप अलग अलग स्टेज पे जाओगे, जैसे कि अब अगर सरफेस पे हो तो 9.8, अगर हाइट पे चल जाओ तो समथिंग छोटी आएगी, उसके नीचे चल जाओ तो और भी छोटी, मतलब और भी छोटी आएगी। बट अब इसको मैथमेटिकली प्रूफ कैसा करना है? तो ये मैथमेटिकली प्रूफ होता है 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। और उसका एक मैंने एक सिंपली बना के रखा है, एक इक्वेशन डायरेक्टली उठा के रखा है। हियर वी आर डिनोटेड बाय स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस एच स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि दर्शन सर ये आर प्लस एच स्क्वायर कहाँ से आ गया? एच स्क्वायर मतलब ये एक पर्टिकुलर अर्थ की सरफेस एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर है। तो ये इसके तो यहाँ तक थी मेरी आर स्क्वायर था। ओके, और इसके ऊपर जो गया ये क्या हो गया? मेरा एच हो गया। तो ये आर प्लस एच हो गया, तो ये मैंने स्क्वायर कर लिया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आर को कांस्टेंट ले लेता हूँ बाहर। आर को मैंने क्या किया, बाहर ले लिया, तो ये अंदर ये टर्म बची। और इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये इनवर्स में चल जाएगा, मतलब कि ये 2 का पावर -2 हो जाएगा। और ये जो जी एम बाय आर स्क्वायर था, हम इसको कैपिटल जी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं जी नॉट के हिसाब से डिनोट करूंगा। जो सरफेस वैल्यू कितनी होती है? 9.7 होती है, 9.8 होती है। ओके, अलग अलग लेवल पे अलग अलग मिलेगी। अगर आप आपके क्लासरूम से देखो तो ये अलग मिलेगी, वहीं अगर आप आपके घर पे जाके बेडरूम से देखो तो वो थोड़ी अलग मिलेगी। अगर आप माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओ, माउंट एवरेस्ट से देखो तो वो कुछ अलग मिलेगी। अगर आप टनल बना लो अर्थ के डीप में जाने के लिए, वहां पर से चेक करो, एक दो कोर नीचे चल जाओ तो वहां पर भी अलग मिलेगी। ओके, तो ये ऐसे अलग अलग मिलते हैं। अगर यहाँ पर मैं स्मॉल जी मतलब स्मॉल जी नॉट से डिनोट करता हूँ तो ये नियर अबाउट 1 - 2h/r के बराबर होगी। और यहाँ पर अगर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं तो हमको पता चलेगा कि जो मॉड एक्स की वैल्यू है ये बहुत बहुत छोटी होती है 1 से। ओके, अब मेरी यहाँ पर मॉड एक्स की वैल्यू कौन सी होने वाली है? ये होने वाली है, मतलब कि मेरा जो जी नॉट होगा वो जी से 9.8 से क्या होगा? छोटा होगा। उसी की तरह अगर मैं डेप्थ में जाता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा? r - h हो जाएगा। यहाँ पर प्लस ऊपर गया तो प्लस हुआ, यहाँ पर नीचे आया तो क्या होगा? माइनस होगा। अब यहाँ पर माइनस हुआ तो स्मॉल जी इज इक्वल टू जी नॉट 1 - h/r मिल गया, कि ये जो और भी उससे छोटी हो गई, मतलब सरफेस से छोटी हो गई। ओके, सो हम इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि जब भी हम कहीं से गिरते हैं या तो फिर कोई पर्टिकुलर हाइट पे जाके हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते हैं तो वहां से कम मिलेंगे एज कंपेयर टू द अर्थ सरफेस। अर्थ का जो सरफेस होगा वहां से। देखो ये बच्चा भी गिर रहा है। नाउ हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में फ्री फॉल था। फ्री फॉल एक थेरोटिकल कंसेप्ट था, तो मैंने सोचा कि उसको स्किप कर देता हूँ और डायरेक्ट स्केप वेलोसिटी पे आता हूँ। तो मैं एक बेसिक सा आइडिया देता हूँ। फ्री फॉल बोले तो एक फ्रीली पोजीशन में गिरना, कि यहाँ पर कोई भी रजिस्टिव फोर्स उस पर एक्ट नहीं होता है। और रजिस्टिव फोर्स एक्ट नहीं होने के कारण वो गिरता ही चला जाएगा, गिरता ही चले जाएगा, और दैट इज कॉल्ड एज द फ्री फॉल। ओके, अब नाउ एस्केप वेलोसिटी, वी आर सीइंग द एस्केप वेलोसिटी। अब ये एस्केप वेलोसिटी होती क्या है? जैसे कि रिसेंटली चंद्रयान 3 लॉन्च किया है इंडिया ने, और मैं बहुत लेट वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये जो एस्केप वेलोसिटी मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की बाहर जाना, अर्थ के ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस के बाहर जाना। और अब अर्थ की ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस के बाहर जाना है तो मेरे को अर्थ से ज्यादा ही उसके ऊपर वेलोसिटी, जो अर्थ की ग्रेविटेशन की फोर्स है उससे ज्यादा वेलोसिटी उसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका सबसे ज्यादा यूज होता है रॉकेट लॉन्चिंग के लिए या प्रोजेक्टाइल मोशंस के लिए, इसमें ज्यादा इसका यूज होता है। तो यहाँ पर एक ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट। हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटिंग करेंगे, कैलकुलेशन से पता लगाएंगे कितना होने वाला है कितना नहीं, क्योंकि वीडियो इतना लंबा हो रहा है, इतना लंबा खींचे जा रहा है, तो बच्चे ज्यादा देखेंगे नहीं, आई नो। क्योंकि बच्चे का मैं समझ सकता हूँ कि मैं भी स्टूडेंट लाइफ से निकला हूँ, तो मैं भी बहुत सारा यूट्यूब पे टाइम पास करता रहता था। तो देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, दो केसेस
देखिए, एक तो सरफेस ऑफ द अर्थ और एक दूसरा इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब मुझे यहाँ पे क्या करना था, दोनों की एनर्जी निकालनी थी। अगर मुझे एस्केप वेलोसिटी निकालना है तो मुझे इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मुझे रेस्ट एनर्जी और मोशन एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और इनको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, एक डिस्टेंस पे और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर। अब मैं एट अ सरफेस पे अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाली और इसको टोटल एनर्जी के साथ में पुट डाउन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस जी एम एम अपॉन आर। ओके, सॉरी, जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर हो जाएगा। और यहाँ पर ही टोटल एनर्जी अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से निकालू, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। और कंजर्वेशन लॉ मैंने पहले बताया कि मुझे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव एनर्जी का लॉ यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लॉ यूज कर दिया। और ये क्या होता है, E1 इज इक्वल टू E2, मुझे पहली एनर्जी ये दूसरी एनर्जी के इक्वल होगी हमेशा, ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा पहली एनर्जी ये दूसरी एनर्जी की इक्वल आ गई, मतलब जीरो लिख लिया मैंने यहाँ पे। तो मैं यहाँ रिसेंटली क्या करता हूँ, मुझे सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, स्केप वेलोसिटी चाहिए, जो कि ये वी स्केप लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो स्केप वेलोसिटी चाहिए थी और बाकी की जो टर्म थी मुझे इधर लेके जानी इक्वल टू के दूसरे से, तो अपने आप स्मॉल एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर वी स्केप इज इक्वल्स टू, अब मुझे सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसमें सिर्फ वेलोसिटी रखूंगा। अब मैंने क्या किया, वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पर मुझे सामने में स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, स्क्वायर रूट 2 GM/R। अब यहाँ पर जो GM/R स्क्वायर चाहिए था, एक क्या हो गया, मैंने ना डायरेक्टली बुक में से स्क्रीनशॉट लेके उठाया है, इसको पिक्चर उठाया, तो डैट ये बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो क्लियर आउट कर लेना। अब जब ये GM/R है, सॉरी ये परफेक्ट है GM/R, ओके GM/R है। अब ये कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है, सब कुछ बराबर है, मैंने कैलकुलेशन अभी किया तो सब कुछ बराबर है। तो ये अंडर रूट ऑफ GM/R है। अब यहाँ पर से अगर मैं GM/R की वैल्यू निकालू किससे, G इज इक्वल टू GM/R स्क्वेयर से, तब मुझे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू प्रॉपरली कितना होगा, GM/R ओनली R नॉट आर स्क्वेयर, कितना होगा, GR के इतना, कितना होगा, GR के इतना। अब वो मैं बताता हूँ आपको कैसे किया मैंने एक स्मॉल g इज इक्वल टू GM/R स्क्वेयर ले लिया। ओके, मेरे पास में यहाँ पर क्या था, देखो, वेट, मेरे पास में यहाँ पर था GM/R और मुझे इसको कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या किया, बोथ साइड में R से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे कि GR इधर हो गया और इक्वल टू की साइड में GM/R स्क्वेयर हो गया, आर स्क्वेयर आर से कट जाएगा, बचेगा सिर्फ R। मतलब कि मैं GM/R को लिख सकता हूँ GR, स्मॉल GR। तो मैंने वही किया, मैंने यहाँ पर वो अंडर रूट में 2GR लिखा। ये बुक 100% सही है, मेरा सिर्फ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, इसके लिए मैं गलत हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर अब क्या की, इसकी वैल्यू पुट डाउन कर दी, 2 की 2, जी की 9.8 इंटू 10 और आर की 6.4, मतलब कि 6400 किलोमीटर इसकी रेडियस है, 6.4 इंटू 10⁻⁶। और इसका वैल्यू मुझे क्या मिला, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और जब मैं किसी भी रॉकेट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड दूंगा कंटिन्यूअसली, तभी जाके ये क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस को कट करके, इसको स्केप करके बाहर निकलेगा। अब जैसे आई होप यू आर ऑल स्टूडेंट यूजिंग द लैपटॉप्स और द keyboards or computer। here on the computer keyboards here the escape button। अब ये escape button क्या वर्क करता है कि ये आपको कोई भी विंडो में से बाहर निकालने का काम करता है। वैसे ही escape velocity अर्थ की ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस से कोई भी ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने का काम करती है। अब यहाँ पर escape velocity ये एक वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, अर्थ की वेलोसिटी से, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके ये escape velocity निकलेगी। ये आपको और भी डीप पढ़ने को मिलेगा प्रोजेक्टाइल मोशंस में। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेरे को कांटेक्ट करो, मुझे कांटेक्ट करो, मेरा ईमेल आईडी, मुझे ईमेल लिखो या फिर कमेंट आउट कर दो, मैं कमेंट आउट करूँगा। आई नो कि मैं बहुत टाइम के बाद में चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ। अब आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा एमएससी का फाइनल ईयर था, तो प्रोजेक्ट वगैरह का टेंशन भी था मेरे पीछे। तो अब जैसे मैं फ्री हो चुका हूँ, तो कंटिन्यूअसली हम इसके ऊपर टॉपिक पे निकालना शुरू करेंगे। अगर आपको फ्री फॉल भी कंसेप्ट अगर समझना हो तो मैं उसका एक स्पेशली एक वीडियो बना के डाल दूंगा।
इसी के साथ साथ में इसके ऊपर जो 10th या 12th के बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट के ऊपर से, तो वो रिसेंटली 5 और 6 मार्क्स के आते हैं। ओके, अब इसमें से पूछेगी भी ऐसा कि आपको कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा, या तो फिर एज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स इसमें से कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा, या तो फिर आपको स्मॉल जी का वैल्यू निकालने को बोल देंगे, या तो फिर स्मॉल जी को फाइंड आउट करने को बोल देंगे। तो इसमें से ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एज ए स्टूडेंट मैं इसको ऐसे ही लर्न किया था। अब और एक बात, आपको इसको रोज एक बार तो भी इसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के साथ साथ में आपका ऐसा होगा कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स आपको आपके पेपर के टाइम पे काम में आएंगे। ओके, और एक बात कि अब रेगुलर वीडियोस आएंगे तो चैनल पे बने रहिए। हर यूट्यूबर के जैसा मैं भी आपको बोलूंगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको ठीक लगा, समझ में आया, तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इसके ऊपर नए नए वीडियो डालना शुरू करूंगा अभी, हर एक टॉपिक के ऊपर। फर्स्टली मैं 10th के टॉपिक कवर करूंगा, आफ्टर 12th एंड देन बीएससी एंड देन एमएससी। ओके, हम थोड़ा बेसिक टू एडवांस जाएंगे।